वेलकम टू मेंटोरा क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू 2024 का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने पहले पढ़ा। आज पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 75 पे पॉलिटी का क्वेश्चन आ रखा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी। इसको हम पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इस टॉपिक के रिलेटेड में कुछ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 पे हम देखा कि संविधान की अनुसूची 7 में विषयों का विभाजन किया गया है। भारत के संविधान में अनुसूची 7 में विषयों का विभाजन किया गया है। 3 सब्जेक्ट्स है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट। तीन लिस्ट में इनको बांटा गया। बोला कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य किस विषय का सब्जेक्ट है, किस सूची का विषय है। तो संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का। अभी अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य किस सूची का विषय है, संघ सूची का। यूनियन सब्जेक्ट का, इससे संबंधित कौन से अनुच्छेद है, तो 301 से लेकर 307 तक भाग 13 के अंदर दे रखे हैं। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता बताते हैं। दूसरा बताता अंतर्राज्यीय प्रवासन। अंतर्राज्यीय प्रवासन में क्या आएगा, ये भी संघ सूची का विषय है। अंतर्राज्यीय संगरोध, ये भी संघ सूची का विषय है। और निगम कर, ये भी संघ सूची का। संविधान का भाग है कि 12 में दे रखा है कि अनुच्छेद 264 टू 293 केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों का वर्णन किस में कर रखा है, भाग 12 में। जो विषय राज्यों के बीच या अंतर्राज्यीय स्तर पर हो वह हमेशा संघ सूची में ही आएगा। ये मतलब एक नॉर्मली बात है कि ऐसा विषय जो राज्यों के बीच में होगा, राज्यों के बीच या अंतर्राज्यीय स्तर पर होगा, तो वो हमेशा संघ सूची के सब्जेक्ट में ही आएगा। अंतर्राज्यीय व्यापार होगा तो संघ सूची में आएगा, और अंतर्राज्यीय प्रवासन होगा तब भी ये संघ सूची में आएगा। मतलब कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय शब्द हो ना, तो 99% संभावना है कि ये यूनियन लिस्ट का ही सब्जेक्ट होगा। राज्य के अगर भीतर में लिखा है, अगर लिखा है कि क्वेश्चन में लिखा है कि राज्य के भीतर की बात हो रही है, तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो सकता है। हम क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि भारत के संविधान में मतलब सही कथन की बात करना है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय है। इसने बोला है कि राज्य सूची का, और हमने अभी पढ़ा है कि जहाँ अंतर्राज्यीय शब्द अगर दिखे तो हमें राज्य का नहीं है, वो यूनियन लिस्ट का है, यूनियन लिस्ट का है। तो ये तो गलत हो जाएगा। अरे इसने पूछा क्या है, सही पूछा है। अंतर्राज्यीय प्रवासन, ये फिर अंतर्राज्यीय शब्द आया और इसने बोला है कि राज्य सूची में, तो ये तो राज्य सूची में तो नहीं है, ये भी यूनियन में ही है, और ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा बोला है अंतर्राज्यीय संगरोध, संघ। अंतर्राज्यीय फिर शब्द आया तो इसमें बोला है, ये बोला है संघ सूची का अधीन एक विषय। तो अंतर्राज्यीय, जब हमने कहा था कि अंतर्राज्यीय सब्जेक्ट आए, अंतर्राज्यीय शब्द आए, तो ये यूनियन लिस्ट में ही आएगा, तो ये सही है। आगे इस डी में क्या कहा है कि निगम कर है वो राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय में है। हमने अभी पढ़ा कि निगम कर है वो राज्य सूची का विषय नहीं है, वो भी यूनियन का ही है ना। तो ये था 75 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सी आएगा ना। ये संघ सूची का विषय है, अंतर्राज्यीय संगरोध संघ। 76 में दिया, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित विषय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। मतलब बोला है कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में रखा गया। तो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले अपन क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 76 क्वेश्चन। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दे रखा है, जीवन का अधिकार ही हमारे अनुच्छेद 21 में दे रखा है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार ही इस जीवन के अधिकार में ही है। ये एक केस आता है सफीन जहां बानम
सफीन जहां एक केस है बनाम अशोक के एम केस, ये 2018 में आता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद से विवाह करना आर्टिकल 21 का हिस्सा है, मतलब कि अपनी पसंद का विवाह व्यक्ति कर सकता है, वो आर्टिकल 21 के अंदर ही जीवन के अधिकार में ही समाहित है। ये हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट में लेते हैं कि 21 में लाइफ है और लाइफ में ही लव भी है, और ऐसे समझते हैं कि लाइफ गरिमा के साथ है, गरिमा के साथ मतलब ऐसा है कि गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो उसमें हमने ये लगाया है कि गरिमा नाम की एक लड़की है जो कि जिसके साथ ही लाइफ है, और जब गरिमा के साथ लाइफ है तो उसके साथ ही लव है, कि मतलब ये कहा है कि लाइफ और 21 से शुरुआत होती है इसकी। अब ये भी अपन एक ऐसे कह सकते हैं कि 21 वर्ष में क्या होती है, शादी। वो किसके साथ हुई, गरिमा के साथ, जीवन मिल गया। जब शादी हुई तो कैसी हुई, लव मैरिज। तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि 21 अनुच्छेद 21 में लाइफ है, वो भी कैसी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का। और एक और है कि लाइफ में ही लव है, तो लव मैरिज भी अलाउ है इसमें, अनुच्छेद 21 में ही बात कर। ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन में बताया कि अपने व्यक्ति अपने पसंद का विवाह कर सकता है। अनुच्छेद 19 को देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, इसमें कितनी 6 स्वतंत्रताएं दे रखी है। मूल संविधान में 7 थी, वर्तमान में 6 स्वतंत्रता दे रखी है। कौन कौन सी है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण हथियारों के बिना एकत्रित होने का, संघ और संगठन बनाने का, भारत में कहीं भी घूमना, भारत में कहीं रहने बसने की, किसी पेशे या व्यवसाय को अपनाना। ये 6 प्रकार के। हम इसको याद कैसे करेंगे, एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ के बताता हूँ इसको। 1978 के 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। संपत्ति का अधिकार था यहाँ पे, उसको हटा दिया, और हटा के उसको 300A में उसको ऐड कर दिया। अनुच्छेद 300A के अंदर इसको जोड़ा गया है, लेकिन वो आगे आ जाएगा। पर अभी अपन एक देख रहे हैं कि 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया। ये अनुच्छेद 19 अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये अनुच्छेद 19 है वो किसको है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, कंपनियों और कानूनी संस्थाओं को नहीं है। इसमें ये कहा, ट्रिक कैसे इन्होंने लगाई है कि स्पीच, मीट, यूनियन, मूव, सेटल एंड ट्रेड, कि सबसे पहले कोई व्यक्ति क्या करेगा, स्पीच देगा, और जब स्पीच देगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। उसके लिए मिलेंगे तब क्या बनेगा, यूनियन बनेगा। यूनियन बनेगा तो वहां पे मूवमेंट भी होगा, कुछ मूवमेंट होगा तो सेटल होने की बात होगी कि सेट आपस में, मतलब एक मूव ऑन होगा कि सेट हो जाए, जगह बनाई दी जाए। सेटल होने के बाद में ही व्यक्ति क्या करे, आपस में अपने आप ट्रेड करेगा, मतलब व्यापार करेगा। कोई व्यापारी है, वो सबसे पहले स्पीच देने को बात कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, व्यक्तियों को जोड़ना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। मिलेंगे व्यक्ति तो यूनियन बनेगा, और यूनियन बनेंगे तो व्यक्ति आपस में मूवमेंट करेंगे। तब जब मूवमेंट करेंगे तो सेटल होने की बात करते हैं, सेटल होंगे, फिर उससे क्या करना, व्यक्ति क्या कर रहा है, ट्रेड करेंगे, व्यापार कर रहा है। एक ऐसे याद करते हैं कि 19 के होते ही आजादी, लेकिन लिमिट में। 19 का होते ही आजादी मिल जाती है, स्वतंत्रता तो यानी जैसे 18+ 18+ तो क्या होगा, आजादी मिल जाती है, लेकिन कैसे मिलती है, लिमिट में, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये हम ऐसे याद करने के लिए ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि 19 का होते ही आजादी मिल गई, लेकिन कैसी, लिमिट में। लिमिट क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये कौन लगाता है, 19 के व्यक्ति है तो मतलब राज्य लगाएगा। कौन लगाएगा, राज्य। ऐसे कहा है कि व्यक्ति 21 में शादी करता है, 25 तक समझ आता है, फिर वह धार्मिक हो जाता है। मतलब ये एक जोक है कि 21 में शादी व्यक्ति करता है, बाद में जब 25 तक होता है तो शादी की बात समझ में आ जाती है कि मतलब नहीं था कुछ भी, ऐसे ही शादी कर ली फालतू। तो फिर वो मोह माया से ऊपर उठ जाता है और धार्मिक रास्ते पे चला जाता है। तो मतलब ये कहा है कि अनुच्छेद 25 में दे रखा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 21 में क्या था, शादी करने का अधिकार था, हमने अभी देखा था, जीवन जीने का अधिकार था। लेकिन 25 तक आते आते उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि धर्म ही सबसे बेस्ट है।
इसमें ये मैंने सिर्फ ओनली याद करने के लिए, इसको गलत मतलब ना लिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की पालन करने का अधिकार है। पालन करना, आचरण करना और उस प्रचार करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अनुच्छेद 25 में क्या क्या दे रखा है कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है और आगे प्रचार भी कर सकता है। अनुच्छेद 25 में ये बात है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है। बात आती है कि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता की बात आएगी तो राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकती हैं। अनुच्छेद 29 में क्या गया? अल्पसंख्यकों की संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यक वर्ग है, उनकी संस्कृति की सुरक्षा करने की बात अनुच्छेद 29 के अंदर बात कही गई है। नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। ये 3 शब्द याद रखना आप, भाषा, लिपि एंड संस्कृति। इन तीनों को संरक्षित करने का अधिकार कहाँ दे रखा है? अनुच्छेद 29 में। ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 29 न कि सिर्फ धार्मिक, ये दोनों को ही देता है, भाषाई अल्पसंख्यकों को भी और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों को ही सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन धार्मिक और भाषाई दोनों की संवैधानिक मान्यता है। मतलब संविधान में धार्मिक और भाषाई दोनों का संवैधानिक मान्यता है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा संविधान में नहीं दे रखी है। ये क्वेश्चन था। अब इसको हम एक बार क्वेश्चन में देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? हमने अभी देखा कि अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ के साथ जोड़ा, लाइफ के साथ में लव को रखा, तो आंसर हो जाएगा 21। और हमने 19 भी देख लिया था, 19 भी देखा था, लेकिन आंसर इसका 19 नहीं होगा, 21 होगा। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में 15 भी आ जाएगा, 16 भी, ये सारे डिस्क्राइब होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। 80 इसमें बोला लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, लेकिन हम इससे पहले इसको पढ़ लेते हैं। लोकसभा की आचार समिति, इसमें स्थापना और स्थिति कैसी है? तो एक बार देखते हैं कि वर्ष 2000 में तो गठित की गई थी, वर्ष 2000 में गठित की गई थी। ये तत्कालिक थी, एडॉक समिति बनाई थी। एडॉक समिति के रूप में इसको वर्ष 2000 में इसकी स्थापना करी। वर्ष 2015 में इसकी स्थायी समिति बना दी, इसको स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी के रूप में इसको बना दिया गया। इसकी संरचना में क्या है? 15 सदस्य होते हैं लोकसभा में। ये लोकसभा की बात है, राज्यसभा में भी होती है, लेकिन ये लोकसभा में कितने सदस्य होंगे? 15। जब राज्यसभा में ये समिति होगी, आचार समिति, तो उसमें 10 सदस्य होंगे राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में होगी तो 15 सदस्य होंगे। सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। कितने टाइम के लिए? 1 वर्ष की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। सदस्य कौन होंगे? ये सदस्य होंगे वो रीअपॉइंटेड भी हो सकते हैं। एक बार अगर मान लो सदस्य कोई व्यक्ति बन गया 1 वर्ष में, तो अगली नेक्स्ट ईयर में अगर समिति बनती है नेक्स्ट ईयर, तो वही व्यक्ति वापस रीअपॉइंट किया जा सकता है। वो लोकसभा के अध्यक्ष पे, स्पीकर पे डिपेंड करेगा। और ये नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। शिकायत का मामला कैसे है? शिकायत की प्रक्रिया इसमें कैसे हो? ये आचार समिति ये शिकायत प्रक्रिया पे ही काम करेगी। लोकसभा सदस्य स्वयं भी शिकायत कर सकते हैं कि लोकसभा का कोई सदस्य है, वो भी आचार समिति को क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है। और कौन कर सकता है शिकायत? अध्यक्ष किसी सांसद के विरुद्ध भी शिकायत कर सकता है। अध्यक्ष भी कर सकते हैं। किसी सांसद ने, मान लो कोई सांसद है, उसके विरुद्ध में शिकायत करनी है आचार समिति को शिकायत, तो वो अध्यक्ष भी कर सकते हैं, सदस्य खुद कर सकता है, अन्य सदस्य भी कर सकता है। अन्य सदस्य किसी सांसद की शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर जब कोई अन्य सांसद कर सकता है, अन्य सांसद कोई शिकायत करेगा, तो उसको प्रमाण देना पड़ेगा या शपथ लेनी पड़ेगी, वो जरूरी है। अगर खुद स्वयं शिकायत करते हैं तो कोई शपथ नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई अन्य सदस्य या अन्य सांसद सदस्य को शिकायत करता है, तो उनको ये क्या लेना पड़ेगा? शपथ या प्रमाण देना होगा। आगे बात आई न्यायालय की
न्यायालय के मामलों पे क्या अधिकार रहता है इस समिति का? तो आचार समिति किसी न्यायालय में लंबित मामलों पर विचार नहीं कर सकती। मान लीजिए कोई न्यायालय के अंदर वो मामला चल रहा है तो ये समिति उस पर कोई विचार नहीं कर सकती। ये न्यायालय के मामले में इसकी लिमिटेशंस थी कि वो विचार नहीं कर सकती। अगर कोई न्यायालय में मामला लंबित है, सुनवाई चल रही है, तो वो आचार समिति इस पे कोई विचार नहीं करेगी। रिपोर्ट और चर्चाएं क्या होती है कि समिति रिपोर्ट अपने आधे घंटे की चर्चा पर प्रावधान रखती है। आधे घंटे की चर्चा ही मतलब संसद के अंदर आधे घंटे की चर्चा का तो समिति अपनी रिपोर्ट इस पे चर्चा कर सकती है और आगे की कार्रवाई सदन करती है। नवीनतम प्रश्न की क्या है? अभी करंट अफेयर का कोई मुद्दा है। करंट का मुद्दा टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है। टीएमसी ये पार्टी है पश्चिम बंगाल के अंदर जिसकी सांसद है महुआ मोइत्रा। इनके विरुद्ध क्या हुआ? रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने का आरोप लगाया, तो उसकी जांच के लिए आचार समिति का इन्होंने जांच करी। राज्यसभा में की स्थिति क्या है? तो राज्यसभा में आचार समिति भी होती है। उसमें कितने सदस्य मैंने बताए थे? 10 सदस्य होते हैं। अब इसको बोला है कि 2000 में टेम्परेरी, 2000 में बनी थी ये, लेकिन कैसी होती? टेम्परेरी एडहॉक थी। लेकिन 2015 में ये कैसी होगी? परमानेंट। कौन सी? आचार समिति। और कंप्लेन सब कर सकते हैं लेकिन सब्सिडी विचार नहीं कर सकती। क्या है कि कंप्लेन तो सारे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सांसद सदस्य ही कर सकता है, सारे कर सकते हैं। सांसद सदस्य भी कर सकता है, अध्यक्ष भी कर सकते हैं और सांसद सदस्य अन्य सांसद के विरुद्ध भी शिकायत कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो प्रारंभ में ये एक तदर्थ समिति एडॉक, इसको बोलते हैं एडोहॉक, तो ये तदर्थ समिति थी। प्रारंभ में बिल्कुल सही है कि तदर्थ समिति ही थी। केवल कोई लोकसभा के सदस्य में अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। इसने बोला केवल, वैसे केवल शब्द आते ही हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, वो गलत होने की संभावना जाता है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि कह रहा है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा के सदस्य की अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तीसरा कथन ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया है ये समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। तो ये तो सही है। हमने कहा था कि न्यायालय में मामला कोई लंबित है तो उस पर विचार नहीं कर सकती। तो 1 व 3 आंसर सही होएगा। जहां पे भी होगा 1 व 3 ये सी जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 83 में हमने देखा कि प्रतिच्छेद रेट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है। हमें पढ़ना है प्रतिच्छेद रेट के बारे में, जो कि किसकी? उच्चतम न्यायालय की या उच्च न्यायालय, दोनों में से कोई भी। तो प्रतिच्छेद रेट यानी प्रोहिबिशन रेट के बारे में बात करना। प्रोहिबिशन शब्द का अर्थ होता है रोकना या प्रतिबंध लगाना। प्रोहिबिशन यानी रोकना या प्रतिबंध लगाना। ये एक निवारक रेट है। कैसी रेट है? निवारक, जो कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों द्वारा जारी की जा सके। ये किसके विरुद्ध जारी की जाएगी? तो ये अधीनस्थ न्यायालयों की जारी की जाएगी या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है उनके विरुद्ध जारी की जाएगी। इसे प्रशासनिक या निजी निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आता रहता है और ये भी आता रहता है तो कि कौन से निकायों में? कि अर्ध न्यायिक निकाय या अधीनस्थ निकायों के प्रति तो विरुद्ध जारी की जा सकती है, लेकिन प्रशासनिक या निजी निकायों के विरुद्ध में जारी नहीं की जा सकती। इसका उद्देश्य क्या, पर्पज क्या है? तो निचली अदालत या अधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने से रोकने के लिए। कोई अदालत है, निचली अदालत है, उसने उसकी लिमिट से बाहर कोई काम कर रहा है तो उसको रोक लगाने पे ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों ये रिट जारी करके इनको रोक सकते हैं। कहा है कि स्टॉप, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, कि वो रोक रहे हैं कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, उनके लिए ये रोक सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इनका नेचर कैसा है? ये निवारक रेट है, ये निवारक रेट है। और सर्टेरी रेट एक उपचारात्मक रेट होती है। प्रोहिबिशन रेट मामला समाप्त होने से पहले जारी होती है, जबकि सर्टेरी रेट निर्णय के बाद जारी होती है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हम आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा, PYQ आ रखे हैं और 2014 में उसमें ये 5 रेट की बात करेंगे हम।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। वो हम पांचों रिटों को आगे पूरा विस्तार में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ रखा है 2014 में पीवाईक्यू में, उस टाइम हम पढ़ेंगे इसको। अब एग्जाम्पल देखा कि यदि कोई निचली अदालत ऐसा मामला सुन रही है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता जो उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय प्रोहिबिटेड रिट जारी कर उसे आगे की कार्रवाई को रोक देते हैं। प्रोहिबिशन यानी रोक दे, कार्रवाई को रोकना है। बिफोर जजमेंट से पहले ये प्रोहिबिशन रिट जारी होती है। अगर आफ्टर जजमेंट दे दिया गया है उसमें रिट जारी करनी है तो सर्चोरी रिट जारी करना, जिसमें कोई जजमेंट को रद्द करना या निर्णय को बदलना। ये था हमारा क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिच्छेद रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया एक आदेश है। तो बोला है कि ये किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई से प्रतिच्छेद करने के लिए संसद या विधानसभा को, ये तो मतलब नहीं, निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिच्छेद करने के लिए, और सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिच्छेद। ये भी गया। और पहला क्या था, किसी सरकारी अधिकारी को, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना। आंसर क्या जाएगा, सी। ये था हमारे यूपीएससी पीवाईक्यू 2024 का पार्ट 3। आगे कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, वो आगे पार्ट में आ जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आप सजेशन दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या ऐड किया जा सकता है। बहुत बहुत